7 साल की बॉनी लोमेन की परवरिश बड़ी ही अजीब रही। बचपन में उन्हें अक्सर जगह बदलनी पड़ती थी। उनका ज्यादातर समय हवाई और सैपान टापू पर बीता, जहां वे अधिकतम समय घर के अंदर ही रहती थीं। उनके परिवार में सिर्फ उनकी मां और सौतेले पापा ही थे। 1980 के दशक की शुरुआत में बॉनी का परिवार कोलोराडो में बस गया, जिसके बाद उन्हें घूमने फिरने की थोड़ी आजादी मिली। जिंदगी नॉर्मल बीत रही थी। फिर एक दिन वे अपने पिता के साथ राशन खरीदने गईं, जहां कुछ ऐसा हुआ कि उनका जीवन ही बदल गया। वहां डेयरी सेक्शन में घूमते वक्त बॉनी को कुछ अजीब दिखा। चिलर में रखे दूध के डब्बों में से एक पर किसी बच्ची का चेहरा छपा हुआ था। पास से देखने पर बॉनी ने पाया कि यह किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की तस्वीर थी। वे कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए पढ़ नहीं पाई कि तस्वीर पर बड़े अक्षरों में गुमशुदा बच्ची लिखा हुआ था। बॉनी अपनी ख्याति देखकर खुश हो गई और अपने पिता से वो डब्बा खरीदने के लिए उन्होंने कहा। वे मान गए और फोटो को कटआउट करके बॉनी को दे दिया। बस एक शर्त थी, वे इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। पर बच्चों से राज कहां छिपने वाले। बॉनी ने अपनी बात पर बने रहने की पूरी कोशिश की, फिर भी उनसे एक चूक हो गई। एक दिन वे अपने पड़ोसी के यहाँ खेलने गईं और फोटो को खिलौनों के बैग में रखकर वहीं भूल आईं। ये छोटी सी गलती उनके जीवन में भूचाल लाने वाली थी। बता दें कि बॉनी 1980 के दशक में दूध के डब्बों पर नजर आने वाली अकेली बच्ची नहीं थी। उस दौरान गुमशुदा बच्चों की जानकारी वाले ऐसे 300 से 500 करोड़ डब्बे छापे गए थे और 70 से 80 के दशक में किसी गुमशुदा वयस्क और बच्चे के बीच कानूनी तौर पर कोई फर्क नहीं था और अधिकारी अपहरण के बाद वाले महत्वपूर्ण क्षणों में फुर्ती दिखाने से चूक जाते थे। अपहरण के ठोस सबूत जैसे कि फिरौती की मांग न आने पर पुलिस 72 घंटों तक बच्चों को ढूंढने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाती थी। परिजनों द्वारा अपहरण के मामलों में तो और भी दिक्कत होती थी, क्योंकि पुलिस इन्हें घरेलू विवाद मानकर हस्तक्षेप करने से बचती थी। ये एक परेशान करने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका में होने वाले ज्यादातर अपहरणों में परिवार वालों का ही हाथ होता है। कानून की इसी कमी के चलते गुमशुदा बच्चों के पेरेंट्स को बड़ी दिक्कतें होती थीं। सो उन्होंने इस बेढंगी व्यवस्था को बदलने की ठानी। आक्रोशित परिजनों ने लोगों में जागरूकता बढ़ानी शुरू की और अमेरिका में बच्चा किडनैप करना कितना आसान है। जब तक पुलिस जानकारी फैक्स करना शुरू करती है, किडनैपर बच्चे को लेकर किसी दूसरे राज्य भाग चुका होता है। इस तरह के अपहरणों को चाइल्ड स्नैचिंग का नाम दिया गया। नेशनल चाइल्ड सेफ्टी काउंसिल द्वारा समर्थित इस आंदोलन ने बल तो पकड़ लिया था, पर बच्चों की जानकारी दूर तक पहुंचाने का कोई सटीक उपाय चाहिए था। इंटरनेट की शुरुआत होने में अभी 10 साल बाकी थे, इसलिए सिंपल तरीका अपनाया गया। दूध एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर में जाती है। ये बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए इसके डब्बे जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ताजे मामलों की जानकारी घर घर पर पहुंचाने का बेहतरीन जुगाड़। दिसंबर 1984 में आयोवा की एंडरसन एरिक्सन डेयरी ने ऐसा पहला डब्बा निकाला और अगले मार्च तक देश की 1800 में से 700 इंडिपेंडेंट डेयरी कंपनियां इस मुहिम में जुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे अपने बच्चों को वापस पाने को तड़प रहे पेरेंट्स के लिए आखिरकार एक उम्मीद की किरण जागी हो। इथेन पाज और जॉनी गॉश ऐसे पहले बच्चे थे जिनका ब्लैक एंड व्हाइट चेहरा दूध के डब्बों पर छापकर किराने की दुकानों पर बेचा गया और घर घर नाश्ते की मेजों पर पहुंचा। 1979 की एक सुबह 6 साल के इथेन न्यूयॉर्क के सोहो में स्थित अपने पेरेंट्स के फ्लैट से बस पकड़ने के लिए निकले। 2 ब्लॉक की ये दूरी वे रोज तय करते थे, पर उस दिन उन्होंने बस नहीं ली। इथेन ना ही स्कूल पहुंचे और ना ही दोपहर को घर लौटे। 100 पुलिसकर्मी कुत्तों के साथ खोज में जुट गए। दोस्तों परिजनों ने पर्चे बांटे और इथेन का चेहरा टाइम्स स्क्वायर में भी दिखाया गया, पर सब कुछ बेकार। वे 25 मई को गायब हुए थे। 1983 में रीगन ने इस दिन को नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे घोषित कर दिया और गायब होने के 5 साल बाद इथेन अमेरिका के पहले मिल्क कार्टन किड बने। जॉनी गॉश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1982 की एक सुबह 12 साल के जॉनी आयोवा के वेस्ट डेस माइनेस में पेपर बांटने के लिए निकले थे। सब रोज की तरह ठीक चल रहा था। तभी जॉनी के कस्टमर्स ने उनके पेरेंट्स को फोन करके बताया कि आज उन्हें पेपर नहीं मिला। आसपास ढूंढने पर उनके पिता को अखबार से भरी गाड़ी तो मिली, पर जॉनी का कहीं अता पता नहीं था। गाड़ी मिलने पर जॉनी की मां नोरीन ने पुलिस को कॉल किया। उनका जवाब 45 मिनट बाद आया और जॉनी को गुमशुदा घोषित करने में उन्हें 3 दिन लग गए। पुलिस को उनकी उदासीनता देखकर नोरीन ने दूसरे लापता बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जॉनी गॉश फाउंडेशन शुरू की। उनके प्रयासों के चलते 1984 में जॉनी गॉश बिल नाम का एक कानून पास हुआ,
जिसने पुलिस को लापता बच्चों की तलाश तुरंत शुरू करने की ताकत दी। जल्द ही 8 दूसरे राज्यों ने भी ऐसे ही कानून पास किए। ओरिजिनल मिल्क कार्टन किड्स बनने के बावजूद इथेन और जॉनी अपने पेरेंट्स से दोबारा कभी नहीं मिल पाए। साल 2001 में इथेन को मृत घोषित कर दिया गया और साल 2017 में पेड्रो हर्नांडेज को उनके कत्ल का दोषी पाए जाने के बाद केस बंद हो गया। इथन के गायब होने के पूरे 38 साल बाद वही जॉनी के केस में कई अजीब मोड़ आए, जैसे नोरिन का दावा कि 1997 में उनका बेटा उनके दरवाजे पर आया था। खैर, जॉनी का कुछ पता नहीं चला और उनके केस में आज तक एक भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अफसोस की बात है, पर दूध के डब्बों पर छापने वाले अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा ही होता था। हालांकि कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, पर इन डब्बों पर छापे गए करीब 200 बच्चों में से केवल 2 ही सही सलामत मिल पाए थे। इन भाग्यशाली बच्चों में कोलोराडो की एक छोटी सी बच्ची भी थी। जी हाँ, बॉनी लोमैन। बॉनी के पड़ोसी को खिलौनों के बैग में रखी वो फोटो मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बॉनी के सौतेले माता पिता को उनके अपहरण के लिए गिरफ्तार किया। यानी बॉनी का अब तक का जीवन एक झूठ था और कुछ भी उस मासूम बच्ची के पल्ले नहीं पड़ रहा था। वे जब 3 साल की थीं तो कस्टडी विवाद के चलते उन्हें उनके असली माता पिता से अलग कर दिया गया था। बॉनी की माँ और सौतेले पिता उन्हें लेकर हवाई भाग गए और स्टोर में अपनी फोटो देखने तक वे सिर्फ टापू की जिंदगी से ही वाकिफ थीं। शुरू में पुलिस ने इस घटना को एक घरेलू विवाद माना और बॉनी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तभी उनके पिता को गुमशुदा बच्चों वाले दूध के डब्बों के बारे में पता चला। बॉनी का केस इथेन और जॉनी से अलग था, पर उनके पिता ने किसी तरह बॉनी की तस्वीर छपवा दी। शायद किस्मत उनके साथ थी, क्योंकि खुद नन्ही बॉनी ने ही अपनी फोटो पहचानी, भले ही उसे इसकी महत्ता का अंदाजा ना रहा हो। इस अनोखी तरकीब ने आखिरकार बॉनी को अपने असली गार्जियन से मिलवा ही दिया। 1990 में कैरोलाइन बी कूनी ने इस घटना पर आधारित द फेस ऑन द मिल्क कार्टन नाम की नॉवेल लिखी और 1995 में इस पर एक फिल्म भी बनी। द मिल्क कार्टन किड्स ने भले ही बॉनी को उनके असली पिता से मिलवा दिया हो, पर इस अभियान की आलोचनाएं भी हुई थी। इसमें शामिल ज्यादातर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला और कुछ समय बाद लोगों ने डब्बों पर छपी तस्वीरों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। बड़ों से ज्यादा बच्चे इन चेहरों पर ध्यान देते थे और बेंजामिन स्पॉक जैसे बाल विशेषज्ञों का मानना था कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। वे कहते हैं इससे बच्चों के मन में अजनबियों के प्रति एक नाजायज डर या स्ट्रेंजर डेंजर बैठ सकता है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर किडनैपिंग्स में परिचय वालों का ही हाथ होता है। भले ही इस अभियान की मंशा अच्छी रही हो, पर अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा था, एक ऐसी जगह जो हर तरह के खतरे से महफूज मानी जाती है। इस अभियान पर नस्ल भेद के आरोप भी लगे। एक अध्ययन में पता चला कि नॉन फैमिली किडनैपिंग के 42% मामले अश्वेत बच्चों से जुड़े हुए थे, जबकि वे अमेरिकी बच्चों की कुल जनसंख्या का मात्र 15% थे। परेशान करने वाले इन आंकड़ों के बावजूद दूध के डब्बों पर ज्यादातर श्वेत बच्चों की ही तस्वीरें छापी जाती थी। विवादों में घिरे रहने और दफ्ती के कार्टन की जगह प्लास्टिक जग्स के आने की वजह से 1987 के बाद ये अभियान फीका पड़ गया। 16 साल की मॉली बेश इन डब्बों पर छपने वाली आखिरी शख्स थीं। मॉली सन 2000 में मैसाचुसेट्स के वॉरेन से गायब हुई थीं और उन्हें ढूंढने के एक आखिरी प्रयास के तहत उनके पेरेंट्स ने दूध के डब्बों का सहारा लिया। पर अफसोस, साल 2003 में मॉली का शव बरामद हुआ। यह अभियान भले ही कम समय के लिए चला हो, पर इसने अमेरिका में लापता बच्चों से जुड़े दूसरे सुधारों के लिए रास्ता खोल दिया। 1982 में रोनाल्ड रीगन ने मिसिंग चिल्ड्रन असिस्टेंट एक्ट पास कर दिया, जिसने पेरेंट्स को आश्वासन दिया कि शिकायत मिलते ही बच्चों को ढूंढने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके बाद पिज्जा से लेकर लिफाफों तक पे लापता बच्चों की फोटो छापी जाने लगी। फिर 1996 में एम्बर सिस्टम आया। एम्बर का लॉजिक भी सेम है, बस ये डब्बों की जगह ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजीज का सहारा लेता है। इतने कम समय तक चलने के बावजूद ये अभियान अमेरिकी दिलो दिमाग से अभी भी पूरी तरह नहीं गायब हुए हैं। दूध के डब्बों से झांकते ये चेहरे हमें याद दिलाते हैं कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के मामले में हमने कितनी तरक्की कर ली है। पुलिस के निकम्मेपन के उस दौर में किसी मामूली दूध के डब्बे के चलते बॉनी का वापस मिलना वाकई लाजवाब था। पर इथेन, जॉन और मॉली जैसे सैकड़ों दूसरे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं थे। आज के दौर में ओट या आलमंड मिल्क जैसे नए नए विकल्प उपलब्ध होने की वजह से अमेरिकी परिवार दूध का कार्टन कम ही शेयर करते हैं, सो अब इनके सहारे नहीं रहा जा सकता। पर यह इसी सादे से उपाय का नतीजा है कि आज बॉनी जैसे बहुत से बच्चे ढूंढ लिए जाते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में 186 एम्बर अलर्ट जारी किए गए, जिनमें से 154 सफल रहे।
मिल्क कार्टन किड्स अभियान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसकी कामयाबियां इसके फेलियर्स पर भारी पड़ती हैं या फिर उल्टा है? क्या आज के दौर में इस तरह का कोई अभियान सफल हो सकता है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हमेशा की तरह हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।